नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। पिनराई विजयन बने केरल के मुख्यमंत्री। 18 कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। 2 महिलाओं समेत 13 नए चेहरों को मौका। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में बनाया गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन। अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम के मुख्यमंत्री भी शामिल। विपक्ष ने उठाए नीयत पर सवाल। डीम्ड यूनिवर्सिटी के नए मानकों को यूजीसी की मंजूरी। मान्यता के लिए ग्रेजुएशन और पीजी का 3 साल का अनुभव जरूरी। सरकारी दखल कम करने पर जोर। चीन में भारतीय उत्पादों को आसानी से पहुंचाने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जोर। ग्वांगझू में चीन के कारोबारियों को निवेश का न्योता। हर संभव मदद का वादा। तीन महीनों की सुस्ती के बाद शेयर बाजार में बड़ा उछाल। सेंसेक्स में 576 और निफ्टी में 186 अंकों की बढ़त। 2.5 महीने के शीर्ष स्तर पर रुपया। और आइए देखते हैं पहली खबर। बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया है। इसका मकसद पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में तेजी और एनडीए दलों के बीच तालमेल को बताया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए हर मुमकिन मदद कर रही है वो, और इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन विपक्ष गठबंधन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। असम में पहली बार सरकार बनाने के साथ ही बीजेपी पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। इसके लिए गैर कांग्रेसी पार्टियों का गठबंधन बनाया गया है। इसे पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन का नाम दिया गया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसका मकसद पूर्वोत्तर राज्यों का तेजी से विकास और केंद्र सरकार के साथ सहयोगी दलों से बेहतर तालमेल बनाना है। We will work together for the development of Northeast. We will share our common problems in this platform. We will try to solve our common problems. We will try to grow together as a Northeast. And under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah, this platform will work together to ensure that Northeast become one of the growth engine, rather a dark growth engine for the country. मंगलवार को सर्बानंद सोनोवाल के असम के मुख्यमंत्री बनने के कुछ घंटों बाद बीजेपी ने इस नए मंच का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में असम के मुख्यमंत्री के अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कालिखो पुल, नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग और सिक्किम के मुख्यमंत्री पीके चामलिंग शामिल थे। This is a great decision for the overall growth of Northeast, and we have accepted it, and we will welcome, from our this thing for this particular purpose, and we are sure that with this particular platform, Northeast will prosper in a bigger way. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल गठबंधन और इसके मकसद पर संदेह जता रहे हैं। वही मुख्यमंत्री चामलिंग साहब थे, और नागालैंड में भी आप देखेंगे तो वही थे। और उस समय दोनों, चाहे वो हमारा एनपीएफ हो या चाहे हमारा जो सिक्किम के जो सरकार है, चामलिंग साहब की सरकार, दे वर विद द यूपीए। ये आइडिया कि हम एक नॉर्थ ईस्ट का फ्रंट बनाने जा रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटेशन है उनका। इस एक्सपेरिमेंट में वो कहाँ तक सफल होते हैं ये समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम मित्रों को एक आर्टिफिशियल दोस्ती का बंधन में बांधना। पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं। इसमें से मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में कांग्रेस और त्रिपुरा में वामदल की सरकार है। ऐसे में केवल आधे राज्यों के गठबंधन में शामिल होने से पूरे पूर्वोत्तर में विकास की रफ्तार कैसे बढ़ेगी, ये केंद्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मानस बनर्जी हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दैनिक अग्रदूत असम के। मानस, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके का ये फ्रंट बनाया है बीजेपी ने, मकसद जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं एक तरह की हैं, वहाँ के विकास को लेकर ये काम करेगा, साझा तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। कितना दम दिखता है इस बात में?
देखिए दम अभी क्या हुआ, देखिए पहले तो इस तरह का कोई समझौता हुआ था, लेकिन फ्रंट कभी नहीं बना है। ये पहली बार हुआ, एक तगड़ा एक जोट बना के पहले इलेक्शन का पहले ये चुनाव मैदान में आ गया। अभी देखिए 3 है, एजीपी है, बीजेपी है और बीपीएफ है। बीपीएफ पहले कांग्रेस के साथ था, सरकार के साथ था। अच्छा, अभी एजीपी, बीपीएफ और जो बीजेपी मिलके जो किया है, इसमें देखिए नरेंद्र मोदी जी जब बार बार किया इलेक्शन प्रचार के लिए गया, उनका अब तो वचन भंगी उसका तो पता है, आपका परिचित है। अच्छा ढंग से बात करता है, वो जनाधार का पूरा के अपना साथ में ले लेते हैं, तो उनका असर पड़ा था कुछ। लेकिन फिर भी बीजेपी का अकेले बलबूत में जीतने का कोई रास्ता संभावना नहीं था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग राज्य हैं उसको लेकर जो पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन बीजेपी ने तैयार किया है, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन्वाइट किया गया, ये इस तरह का गठबंधन या इस तरह का एक मंच बनाना नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से कितना सही दिखता है? एकजुट हुआ तभी कांग्रेस को हरा पाया उन लोगों ने, एबल टू डिफीट द कांग्रेस पार्टी, एक साथ में आ गया, इसीलिए हारा है। लेकिन अभी क्या हुआ, देखिए मणिपुर है, वहाँ पे मेघालय है, मिजोरम है, ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस के साथ है। आज बीजेपी क्या किया, बीजेपी के नागालैंड में मिल गया, नागालैंड में, लेकिन अपना इलेक्शन का बलबूत पे नहीं मिला है। और एनसीपी का 4 जो एमएलए था, वो उसमें से 3 टूट के बीजेपी में ज्वाइन किया, मैंने बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया, बीजेपी के एक भी नहीं था। तो ये 3 बोला हमारा 3 एमएलए है, लेकिन अपना इलेक्शन में नहीं आए वो लोगों ने, इस तरह किया है। तो अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट को भी टप्पल कर दिया वो कांग्रेस गवर्नमेंट का। तो आप कह रहे हैं कि क्या सत्ता हासिल करने के लिए फ्रंट दिखता है या फिर वाकई विकास की बात होती है? हाँ, वही बात है। अब विकास की बात है, विकास तो हुआ, विकास कुछ हुआ भाई। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद आप देखिए रेल लाइन चला गया अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे मेघालय में भी गया, अभी मणिपुर के अंदर में भी चला गया रेल लाइन। तो विकास का बात कर रहा है, खाली नहीं काम भी कर रहा है। और डोनर मिनिस्ट्री जो दिया है, पहले इतना फंड कम था, अभी बहुत ज़्यादा फंड दे दिया डोनर मिनिस्ट्री को, जो हमारा जितेंद्र सिंह जी को बनाया, कश्मीर का ये MP मंत्री जी है, तो उनको दिया। यार इतना अच्छा ढंग से फंड बांट रहा है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, जो ट्राइबल बेल्ट में सबसे ज़्यादा फंड जा रहा है। अभी देखिए मैं आपको बोला था पहले होगा, ये 4 उग्रवादी को जो मैंने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से बैंड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उनका अंडरग्राउंड से लेके सीज फायर करा यहाँ पे। अभी वो लोग हैप्पी नहीं था, लेकिन ये सरकार आके उसको ऐसे डेवलपमेंट के लिए काउंसिल के इतना फंड दे दिया, जो वो लोगों ने इस बार 100% वोट डाल दिया बीजेपी का, पूरा के पूरा बीजेपी। आज देखिए एजीपी को जीतने का कोई संभावना नहीं था, सीट नीचे घाटते घाटते उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था, बीजेपी के वजह से एजीपी जीत के आया। तो क्या ये माना जाए मानस की राजनीति के सहारे विकास की सीढ़ी हासिल करने की बात है, या विकास के सहारे वहां पर राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने की कवायद हो रही है? हाँ, ये बात तो है। विकास की सत्ता में पहुंचने के लिए विकास की बात कर रहा है, लेकिन विकास काम कर रहा है। लेकिन एक बात है, जो आदमी का मैंने आम जनता से बात करके देखा है, महंगाई एक बहुत बड़ा चीज है, वो किंतु समस्या समाधान अभी तक नहीं हुआ। महंगाई है, लोअर मिडिल क्लास के जो देर सफरिंग है लॉट, वो गुस्सा है सरकार के ऊपर। लेकिन ये बात नहीं कहता विकास में मतलब एक बात है, नितिन गडकरी जी वहाँ पे अपने नेशनल देखें जातीय सड़क जो है, नेशनल हाईवे, इतना जबरदस्त काम किया उन्होंने, साफ सुथरा इतना ब्यूटीफुल काम किया। तो कुछ विकास में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त कर रहा है, आप कह रहे हैं काम हुआ है, बहुत काम इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा उठता है कि इन राज्यों में, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, 3 जगहों पर। ऐसे में उन राज्यों के अगर मुख्यमंत्री इस फ्रंट में शामिल नहीं होते हैं या फिर वो इस मंशा पर सवाल खड़े करते हैं, तो फिर क्या वाकई ये जो मंच है ये अपना वो काम कर पाएगा? और एक बात आपको बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का आपने देखा, पहले भी देखा है, जो सरकार सत्ता में आ जाता है सेंटर में, वो सभी उनका साथ साथ मिल जाता है। सिक्किम का जो चामलिंग है, अभी बोला जो चामलिंग का क्या होगा बोल रहा था, चामलिंग तो कांग्रेस के साथ ही था, वो जाते जाते कांग्रेस, अभी जब आ गया ये सत्ता में आ गया बीजेपी, तो अभी बीजेपी का साथ ही चल रहा है, ये साथ चल रहा है। लेकिन नागालैंड तो हाई ऑलरेडी उसके साथ, नेफ्यूरियो को तो पहले से था, बीजेपी का प्रो बीजेपी टाइप का था। अच्छा, अभी देखिए इस मिजोरम और जो मेघालय है, ये जबरदस्त है, कांग्रेस सरकार है वहाँ पे, मणिपुर में भी है। तो मेघालय को कैसे टुटाएंगे ये सोचना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को जब यहाँ पे हरा दिया, इसका असर तो पड़ेगा इंटर नॉर्थ ईस्ट पे पड़ेगा पक्का। एक आखिरी सवाल, नॉर्थ ईस्ट क्योंकि आप लंबे अरसे से देखते रहे हैं, पिछले 2 वर्षों में जो बातें कही गई, क्योंकि फोकस नरेंद्र मोदी का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहा है, ज़्यादा है, उस तरह का क्या आपको धरातल पर वास्तविक स्थिति ज़मीन पर क्या नज़र आई? उस तरीके के काम होते नज़र आ रहे हैं वहाँ पर? नहीं, नरेंद्र मोदी का जब पहले आया, उनका पहला स्लोगन था नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले सूरज वहाँ पे पहले जगता है। तो सूरज सनराइज पहले से जहाँ से जगता है
उसको सबसे ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। हम उनको लाके सूरज जहाँ से जगता है उसको सबसे आगे बढ़ा के मेन स्ट्रीम जो हमारा दूसरा का जो राज्य है इनके बराबर लाएंगे। लेकिन अभी तो कुछ ना ला पाए, दो साल में कुछ नहीं हुआ। खाली रेलवे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका काम हुआ? हाँ, काम किया, और ऐसे कुछ खास काम नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। चलिए माना साहब, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नए नियम, मानकों को यूजीसी की मंजूरी, गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर। देखिए पहली खबर, नए मानक, रात 8 बजे। केरल की कमान पिनराई विजयन ने संभाल ली है। मुख्यमंत्री विजयन के साथ कैबिनेट के 18 मंत्रियों ने भी शपथ ली। केरल सरकार की नई कैबिनेट में 13 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल हॉल में बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में सीपीएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश कारात और वीएस अच्युतानंदन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। പിണറായി വിജയനായ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും मुख्यमंत्री के साथ केरल कैबिनेट के 18 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें सीपीएम के 12, सीपीआई के 4 और सहयोगी दलों के 3 सदस्य शामिल हैं। विजयन की कैबिनेट के खास नामों पर नजर डालें तो सीपीएम के ईपी जयराजन को उद्योग और खेल मंत्रालय, टीएम थॉमस को वित्त मंत्रालय, के शैलजा को स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग, ए बालन को सांस्कृतिक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं सीपीआई के ई चंद्रशेखरन को राजस्व विभाग, वीएस सुनील कुमार को कृषि, पी तिलोत्तमन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला है। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट के रामचंद्रन को जहाजरानी, जनता दल सेकुलर के मैथ्यू टी थॉमस को सिंचाई और एनसीपी के ए शशिचंद्रन को परिवहन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। सीपीएम के पी रामकृष्णन को विधानसभा स्पीकर और सीपीआई के वी सासी डिप्टी स्पीकर होंगे। इससे पहले मंगलवार को एलडीएफ ने घोषणा की थी कि वो राजकीय कोष की बचत पर जोर देगी, जिसके तहत मंत्रियों के स्टाफ में कटौती की जाएगी। साथ ही मंत्रियों के घरों की सजावट पर भी फिजूल खर्ची नहीं करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस बात का भी ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी। कैबिनेट ने आज पूंजीगत सामानों यानी कि कैपिटल गुड्स से जुड़ी नीति को मंजूरी दी। देश में पहली बार ये नीति बनी है। इसका मकसद साल 2025 तक पूंजीगत सामानों का उत्पादन बढ़ाकर 7,50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। फिलहाल देश में 2,30,000 करोड़ रुपए के कैपिटल गुड्स का उत्पादन होता है। वहीं कुल उत्पादन में पूंजीगत सामानों का हिस्सा 12% से बढ़ाकर 20% करना है। सरकार अगले 1 दशक में 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा करना चाहती है। कैबिनेट ने 6 नए आईआईटी को भी मंजूरी दी है। नए आईआईटी तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़, भिलाई, गोवा और जम्मू में बनेंगे। वहीं धनबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा दिया गया। कैबिनेट ने हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज भी माफ कर दिया है। केंद्र में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की सफलताओं को उजागर करने के लिए कई कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य इसमें शिरकत करेंगे। विपक्षी दलों ने 2 साल के शासन को निराशाजनक बताया। 26 मई से 10 जून के बीच एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए 200 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को सहारनपुर में रैली से होगी। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एनडीए के सांसद अपने क्षेत्रों में जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे।
कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जो बेनिफिशरीज हैं विभिन्न योजनाओं के उनके सम्मेलन हो सकते हैं, कुछ किसान सम्मेलन, कुछ युवा सम्मेलन, कुछ महिला सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। 28 मई को इंडिया गेट पर खास कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इसके लिए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनाई गई है। शो के दौरान स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलताएं बताई जाएंगी। उधर विपक्षी दल सरकार की नाकामियां गिनाने में लगे हैं। पिछले 2 साल में जो टूटे हुए वादों की कहानी है, जो अच्छे दिन के सब्ज बाग दिखाए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और किस तरह लोगों में एक निराशा का वातावरण है, ये उसका उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। वो कहीं भी उनका रोड मैप भी नहीं दिखता, वो कैसे पूरी होंगी। जैसे गंगा की सफाई है, किसानों की उत्पादन के 1.5 गुना दाम देंगे, बेकार और बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। पिछले साल भी एनडीए सरकार ने अपने 1 साल पूरे होने पर साल 1 शुरुआत अनेक नाम से जश्न मनाया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। अब उन्हीं संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा जो पिछले 3 साल से छात्रों को पढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए नए नियम तैयार किए हैं और इसका मकसद गुणवत्ता बढ़ाकर सरकारी हस्तक्षेप को कम करना भी शामिल है। यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए पुराने नियमों में एकरूपता लाने की कोशिश की है। पिछले 3 साल से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा दे रहे संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय माने जाएंगे। डीम्ड विश्वविद्यालय में कुल निर्माण क्षेत्र का कम से कम 40% खुला स्थान होना चाहिए। एक छात्र के हिस्से में न्यूनतम 10 वर्ग मीटर जगह आनी चाहिए। प्रशासनिक भवन 1000 वर्ग मीटर, अकादमिक इमारत और पुस्तकालय 2000 वर्ग मीटर और लेबोरेटरी 15000 वर्ग मीटर में होनी चाहिए। नए नियमों के मुताबिक हर 3 साल में पाठ्यक्रमों की समीक्षा होगी। उन्हीं डीम्ड विश्वविद्यालयों में सरकारी सदस्य नामित किए जाएंगे जिन्हें 50% या इससे अधिक सरकारी मदद मिलती है। गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर कुलपति को हटाने का प्रावधान भी है। रैगिंग, भेदभाव और लैंगिक समानता के लिए अलग अलग सेल बनाने होंगे। यौन शोषण को रोकने के लिए आंतरिक समिति का गठन करना होगा। जो मिनिमम अब इन लोगों ने दिया है कि किसी भी कोर्स को कम से कम 3 साल तक जब तक नहीं चलाएंगे तब तक उसकी मान्यता डीम्ड यूनिवर्सिटी की नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि दिस इज अ गुड स्टेप, क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत सारी सैकड़ों के तादाद में यूनिवर्सिटीज बन गई थी और उनको बाद में सबका जो है इसको वापस लेना पड़ा स्टेटस। कई संस्थानों ने नियमों में बदलाव की मांग की थी। नए नियमों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विचार होगा और फिर इन्हें लागू किया जाएगा। देश में फिलहाल 94 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। नव विक्रम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राजस्थान का पश्चिमी इलाका भीषण सूखे और जल संकट से जूझ रहा है। उस पर लगातार बढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अजमेर की कराटी पंचायत, जो केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सावरलाल जाट का गांव है, वहां भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सूखे नल, खराब पड़े हैंडपंप, प्यासे लोग, ये तस्वीरें अजमेर के खेड़ी गांव का दर्द खुद बयां कर रही हैं। करांटी पंचायत में आने वाले इस गांव की आबादी करीब 1500 है, लेकिन यहां सारे जल स्रोत सूख चुके हैं। जो हैंडपंप चल रहे हैं उनमें भी कम पानी आता है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारी गर्मी के बावजूद महिलाओं को पानी जुटाने के लिए भटकना पड़ता है। पानी कहीं भी सुविधा को नहीं, पानी भी सो न तो हेडपंप में पानी, न नल में पानी, बिल्कुल कोई न मांग फैमिली की सुविधा, न चरा काम कहीं भी को न लोग सब घर बैठ रहे। जानवरों में पालने जानवरों में पालने दिक्कत, न चारों मन का सब बात परेशान हो रहा। करांटी पंचायत में गोपालपुरा गांव भी आता है, जो केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट का गांव है। वे राजस्थान में लंबे समय तक जल संसाधन मंत्री रहे, लेकिन इलाके के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। अजमेर का देहाती इलाका भारी अकाल और जल संकट की चपेट में है। फसल चौपट हो चुकी है, जानवरों के लिए चारा नहीं है और अब तो पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। साहब, हमारे खेती बाड़ी की दिक्कत ये है कि पानी नहीं है, नहीं कुएं में पानी है, नहीं गवर्नमेंट से कोई पानी मिल रहा है।
तो खेती बाड़ी किससे करें। जैसे हमारे पशु हैं, उसको खिलाने के लिए चारा नहीं है, पानी होता तो हम कुछ भी करके उसको पालन पोषण का कुछ भी करते थे, लेकिन वो भी हमारी समस्या है। अजमेर के ग्रामीण इलाकों की आबादी करीब 9 लाख है। इन इलाकों में लोग पानी के लिए पूरी तरह से निजी टैंकर पर निर्भर हैं, लेकिन गरीब के लिए भटकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। इसमें भिनाई इलाके की हालत सबसे बदतर है। पानी और चारे की समस्या के लिए जो हमारी संस्था APS ये काम कर रही है, ये क्या चरागा विकास और जल संसाधन। अब जल संसाधन का काम अगर अच्छा होगा, तालाब नाडियों में पानी आने की जगह क्लियर होगी, बराबर पानी आता रहेगा, तो भू जल स्तर बढ़ेगा और जानवरों के लिए पीने के नाडियों में पानी रहेगा, और कई कई तो गांव वालों के पीने के लिए यही स्रोत है। केंद्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए राजस्थान को 1345 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राजधानी जयपुर से राहत के तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन सुदूर गांवों तक ये पहुंच नहीं पाई हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अजमेर। और बाड़मेर से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, हमने देखा आपकी रिपोर्ट में कि सांसद और मंत्री के गांवों तक पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो असल में किस तरीके के मैं कहूं कि उपाय हैं या फिर उपायों जिनकी चर्चा सरकारें कर रही हैं वो सिर्फ कागजी और हवाई हैं? देखिए कविन जी, अभी एक राजस्थान में बेशक एक अच्छी योजना शुरू हुई है, वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तो यहाँ के लोगों को पानी चाहिए तत्काल और चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। ये योजना जल संचय की जरूर अच्छी है, लेकिन इसके लिए पहले इंतजाम करने चाहिए थे। अब तो मानसून पूर्व तैयारियां चल रही हैं और बाकी वो तो कुल मिलाकर के जो आपने कहा है, राजस्थान के जो 19 गांव हैं, 19 जिले हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा पश्चिमी जो राजस्थान के जिले हैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। अजमेर के बाद भीलवाड़ा और हम लोग जोधपुर से होते बाड़मेर आए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि लगभग कमोबेश हर जगह ये शिकायत जो है ग्रामीण लोग कर रहे हैं कि उनके लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चारे के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, तो कुछ नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही चिंताजनक और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है कविन जी। और यहाँ जो है राजस्थान में सूखा देर से घोषित हुआ है, इसलिए प्रशासन की ओर से जो इंतजाम होने थे वो बहुत धीमे गति से चले हैं जी। तो अभी भी ज्यादातर गाँव में टैंकर से पानी सप्लाई नहीं हो रहा, कई कमियां हैं अभी कविन जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी वहां से ताज़ा अपडेट देने के लिए आपका। उधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन में भारतीय उत्पादों की आसान पहुंच पर जोर दिया है। चीन दौरे पर उन्होंने कहा कि चीनी निवेशकों को भारत में हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को चीन के ग्वांगझू में भारत चीन बिजनेस फोरम की बैठक में शिरकत की। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन दूर करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय दवाइयों और IT उत्पाद की चीन में आसान पहुंच होनी चाहिए। इंडिया वुड लाइक टू सी ए ग्रेटर मार्केट फॉर आवर प्रोडक्ट्स इन चाइना, particularly in sectors where we have natural complementarities and competitive edge. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में निवेश करना चीन के निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा है। उनके मुताबिक चीन की कंपनियां भारत के औद्योगिक गलियारे से लेकर स्मार्ट सिटी तक में पैसा लगा सकती हैं। To realize the full potential of our economic partnership, it is important to bridge the information gap between our business communities. We are committed to providing a conducive environment for more investments from China. बिजनेस फोरम में दोनों देशों के उद्योगपति शामिल हैं। भारत और चीन के बीच पिछले साल 71 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शेयर बाजार ने आज 3 महीने में सबसे बड़ी छलांग लगाई। सेंसेक्स में 576 अंकों की बढ़त के साथ 25,881 पर पहुंचा। निफ्टी 186 अंक चढ़कर 7,935 पर। शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुले और आखिर तक ये बरकरार रहे। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में 29 बढ़त के साथ बंद हुए। आज बाजार में विदेशी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 2.5 महीने के शीर्ष पर पहुंचा। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।